हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और अपनी हम क्लास पढ़ेंगे आज 50 डेज की। कौन सी सीरीज होगी? वो होगी 38 नंबर की क्लास 50 डेज सीरीज की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज हमने पूरे टॉपिक वाइज, तो वैसे डेली रहती है जो है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज होते हैं, यानी कि सारी ब्रांच से मिक्सअप रहते हैं। लगभग लगभग कोशिश यही रहती है, एक आध भले ही ना हो ब्रांच, लेकिन मिक्सअप रहता है। लेकिन आज की स्पेशल क्लास की इसकी खास बात यह है कि सारे टॉपिक वाइज हैं और सारे अलग अलग हमने कर दिए। जैसे टेक्सटाइल हो गया, या हेल्थ साइंस हो गया, या एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, या न्यूट्रिशन हो गया। तो हर टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चन करके अलग से मिलेंगे, जो कि होंगे पूरे 50 क्वेश्चन, है ना। तो 50 डेज सीरीज के 50 क्वेश्चन, जो कि होगी क्लास नंबर कौन सी? 38। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ लाइनों के साथ, है ना। देखिए, जो है अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो देखिए किसी भी दिशा में अगर हम मेहनत करते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं जाता। आपके हिस्से में अगर संघर्ष आया है तो आप मेहनत करिए, मेहनत आई है तो उसे करें आप शिद्दत के साथ, है ना, क्योंकि यही जीत के करीब आपको ले जाएगी। अगर आपने मेहनत से जी चुराया या अगर मेहनत नहीं किया तो फिर जो है सब बेकार जाएगा। तो अंत समय है लक्ष्य प्राप्ति की ओर, तो इसलिए जितना भी संघर्ष आप कर पाए उतना करें, और यही संघर्ष आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास आज की। और हमारी क्लास का पहला देख लेते हैं कौन सी हमारी है ब्रांच। तो ये देखते हैं, तो पहला है हमारा टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल में भी हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से हमने सोचा अगर पढ़ लेंगे हम तो हमारा बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इकट्ठे मिलेंगी, तो मिक्सअप नहीं होगा, है ना। तो देखिए, आइए इसको देखते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की हमारी जितनी भी पारंपरिक कढ़ाई है, अलग अलग राज्य की अलग अलग कढ़ाइयाँ हैं, उनको चलिए हम पढ़ते चलते हैं। और आज ये है कि जो हमारी सीरीज है वो 4 ऑप्शन ना लेकर के सीधे सीधे एक कह सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में, या सीधे सीधे आपको आंसर मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी हम सीधे आंसर जरूर है, लेकिन हर प्रश्न पर पूरा जो है आपको फुल हम जो है एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो आप की जो है आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ प्रश्न ही ना देखिए कि भाई अगर हमने जैसे प्रश्न पढ़ा दिया कि ये प्रश्न है, ये आंसर है, ये प्रश्न है, ये आंसर है, तो इसकी जगह पे आप जो उसके बाद हम जितनी भी चीजें डिफिनेशन के तौर पे आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। और ये मतलब मेरा वादा है कि इससे 2-3 प्रश्न आपको, या 2 प्रश्न हर हालत में आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो जितनी चीजें हम सिर्फ इसमें स्लाइड में जो लिखा है उसके अलावा जो भी चीजें हम उसके इर्द गिर्द की आपको जो है डिफाइन करते हुए चल रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, या फिर कहीं ना कहीं नोट डाउन करिए, या फिर जो है इसको आप बार बार रिकॉल करके देखिए बहुत ही सरल और सहज शब्दों में, जैसे कि आप लोग समझ सकें। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, पंजाब की कढ़ाई है। तो पंजाब की कढ़ाई कौन सी है? तो हमारी कढ़ाई है फुलकारी। आप जानते हैं पंजाब की जो है कढ़ाई को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम फुलकारी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन आइए हम समझते हैं फुलकारी के बारे में। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम अन्य गुलकारी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हम लिखते हुए चल रहे हैं जितना बन पड़ रहा है हमसे। तो फुलकारी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गुलकारी के नाम से जानते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, अनेक प्रकार की कढ़ाइयाँ की जाती हैं। और जो है इसमें क्या होता है, सब इसकी खास बात है कि इसमें डिजाइन ट्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, सीधे डायरेक्ट जो है कढ़ाई कपड़े पर करते जाते हैं, कहीं भी कोई डिजाइन नहीं बनाते हैं। और ये गुलकारी शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है गुलकारी शब्द। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं, है ना। और पंजाब की कढ़ाई में क्या होता है, चोप सुभर, ये इसकी खास बात है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हो गया चोप, सुभर, छोबे, ये इसकी जो है ये सारी कढ़ाइयों के नाम है। छोबे हो गया, और एक होता है तिलपत्रा, फिर हो गया हम इस यहाँ पे लिखे दे रहे हैं नीलक, फिर हो गया सालू, फिर हो गया थिरमा। ये जो है अनेक प्रकार की चीजें हैं और ये बनती हैं।
इस तरह से यहाँ पर फुलकारी। और देखिए तिकोने वाले कपड़े पर घूंघट बाग की तरह प्रयोग करते हैं। इसका कैसा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। फुलकारी के वस्त्रों को किसका माना जाता है प्रयोग जो है प्रतीक? तो इसको जो फुलकारी जो कढ़ाई की जाती है उसको सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ये सारी चीजें आप ध्यान करते हुए चलेंगे, है ना। तो ये हो गई हमारी। और इसमें देखिए और क्या होता है कि जैसे कपड़ा कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये नोट कर लीजिए आप कहीं ना कहीं कि इस जो है कपड़े में, इस कढ़ाई में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो खद्दर के कपड़े का प्रयोग करते हैं। और धागा कैसा होता है? तो धागा रेशम का होता है। देखिए ऐसे प्रश्न बन सकता है कि गुलकारी या फुलकारी कढ़ाई में कैसा कपड़ा प्रयोग करते हैं? तो खद्दर का। कौन से धागे का प्रयोग होता है? तो रेशमी धागे का प्रयोग इसमें हम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है इस कढ़ाई में, या फुलकारी कढ़ाई में किस टाके का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी लिख लीजिएगा। इसमें हम कैसा प्रयोग करते हैं? तो हैरिंग बोन, ठीक है, हैरिंग बोन टाके का प्रयोग करते हैं, जिसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो डबल स्टिच, ठीक है, डबल स्टिच या हैरिंग बोन टाके से हम कढ़ाई इस पे करते हैं। और एक स्पेशल बात इसकी है, वो भी कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि इसमें जो भी डिजाइन बनती है, चाहे जैसी भी डिजाइन बनाए, लेकिन उसकी खास बात ये क्या होती है? तो वो ज्यामितीय डिजाइन लिए हुए होती है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिक डिजाइन बनी हुई होती है, जैसी भी हो, लेकिन वहां पर ज्यामिति होना अनिवार्य होता है। जैसे आप मान लीजिए कहीं ना ऐसे डिजाइन बन गई, फिर ऐसे ऐसे करके ये जो है कोई भी फूल बनेगा या कैसी भी कढ़ाई होगी, लेकिन वो जो है ज्यामिति के रूप में होगी। तो ये हो गई हमारी पंजाब की फुलकारी। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है? फुलकारी में बनने वाली डिजाइन कैसी होती है? देखिए वही आ गया प्रश्न, तो ये ज्यामिति होती है। फिर जो है अगला प्रश्न है, चिकनकारी कहा जाता है किस कढ़ाई को? जो है चिकनकारी की कढ़ाई कहा जाता है। और ये कढ़ाई कहाँ की है? तो देखिए चिकनकारी कहाँ की है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ये उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये? तो लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ की जो है चिकनकारी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं इस चिकनकारी के बारे में। तो इसके जन्मदाता कौन है? तो चिकन कढ़ाई के जो है जन्मदाता है मोहम्मद शेर खान, ठीक है। मोहम्मद शेर खान जी जो है इस जो है कढ़ाई के जन्मदाता हैं। और ये कढ़ाई मखमल के कपड़े पर रेशमी के धागे से कढ़ाई करते थे। अब तो मान लीजिए ये सूती पे और हर कपड़े पर करते हैं, लेकिन पहले मखमल के कपड़े पर रेशमी के धागे से कढ़ाई करते थे। अन्य इसका क्या नाम है? तो इसका अन्य नाम व्हाइट एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, व्हाइट एम्ब्रॉयडरी है। और जो है इसमें किस टाके का प्रयोग होता है? तो हैरिंग बोन, ठीक है, हैरिंग बोन टाके का प्रयोग करते हैं हम इसमें। और अन्य और भी कई टाके हैं, इनको भी देख लेते हैं। जो भी कढ़ाइयाँ हैं कौन कौन सी हैं वो भी देख लीजिए। ये हो गया हमारा चपटी, फिर हो गया बुखिया, फिर हो गया कटाओ। ये सारे जो है टाके हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, कटाओ। और फिर हो गया गांठ वाली, फिर हो गया मुर्री, फिर हो गया फंदा। ये सारी जो है डिजाइनें प्रयोग की जाती हैं। और पहले जो है इसमें क्या होता है, और जैसे अभी आपने पढ़ा कि फुलकारी में पंजाब की पहले डिजाइन ट्रेस नहीं की जाती है, लेकिन जो ये लखनऊ की चिकनकारी है या उत्तर प्रदेश की जो चिकनकारी की कढ़ाई, इसमें पहले हम क्या करते हैं? तो पहले डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, पहले डिजाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद इसकी कढ़ाई हम करते हैं। और इसमें अनेक प्रकार के, जैसे टेपची हो गया, बिजली, खटाऊ, बिजली, अनेक प्रकार के कपड़ों का जो है, अनेक प्रकार की कढ़ाइयों का प्रयोग हम करते हैं। गांठ वाली, उभरी कढ़ाई, जालीदार, निटिंग, अनेक चीजें हैं। चिकनकारी के टाके हैं अनेक प्रकार के। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? चिकनकारी का अन्य नाम क्या है? तो शैडो वर्क या सफेद चिकनकारी। फिर अगला है पांचवा, कसीदाकारी कढ़ाई है या कसीदा कढ़ाई जो है, कारी की जो कढ़ाई है वो कहाँ की है? तो आंसर है हमारा कश्मीर की, ठीक है। कश्मीर की कौन सी कढ़ाई है? तो कसीदाकारी। और यहाँ की खास क्या है? तो ये हो गया पश्मीना, पश्मीना साल आता है। और हो गया डोसाला, यहाँ लिखा सही कर लीजिएगा, दुसाला हो गया। फिर है कसाबा, ठीक है। कसीदाकारी कहाँ की है? तो ये कश्मीर की कढ़ाई है। और पश्मीना, दोसाला और कसाबा ये जो है यहाँ की कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कपड़े हैं या शॉल है, बनाए जाते हैं एक प्रकार से। तो पश्मीना क्या है, इसको ये देखते हैं। पश्मीना क्या है? ये एक महंगी शॉल है, ठीक है, महंगी शॉल है। इसमें कपड़ा हरकस, नोट कर लीजिएगा, कपड़ा
हरकस बकरी जो होती है, कपड़ा हरकस बकरी के प्राप्त होते हैं जो ऊन, उससे ये बनाया जाता है। और तिब्बती लोग इसको क्या कहते थे, तो तिब्बत के लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इसको साल के रूप में ओढ़ते थे। तो ये हो गया हमारा पश्मीना। फिर आती है बारी दोसाले की। इसको भी आइए हम समझते हैं दोसाला। तो जो दोसाला होता है ये 2 सालों को मिलाकर तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम दोसाला पड़ा। फिर आइए समझते हैं कसाबा। तो ये कसाबा क्या है इसको जानते हैं। इसका आकार बिल्कुल चौकोर होता है या कह सकते हैं वर्गाकार होता है। और ये शॉल जो है अनेक प्रकार की डिजाइन, इसमें ट्विल और बास्केट बुनाई, ठीक है। इसमें किस जो है कढ़ाई का प्रयोग करते हैं, तो ट्विल और बास्केट बुनाई का जो है प्रयोग करते हैं। इसमें हम तिरछी बुनाई, संतुलित बुनाई, ट्विल आप जानते ही हैं कि तिरछी बुनाई के नाम से जानी जाती है। यूरोपीय लोग इसको ज्यादा पसंद करते थे। तो ये हो गई हमारी कश्मीर की कढ़ाई। फिर चलिए देखते हैं अन्य प्रश्न। बंगाल की कढ़ाई, एक मिनट, बंगाल की कढ़ाई कांथा। बंगाल की कौन सी कढ़ाई, तो ये कांथा, जिसको हम जो है सुजनी, दुर्जनी, लोप, कांथा बेटन, इन नामों से हम जानते हैं। ये हमारी हो गई पंजाब की, सॉरी ये जो है बंगाल की हमारी कढ़ाई हो गई। इसको भी हम जो है अनेक प्रकार से देखते हैं। देखिए इसको कालका भी कहते हैं। अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कालका नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, पैच वर्क कहते हैं इसको, पैच वर्क भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें पुराने कपड़ों को जोड़ करके बनाया जाता है और अनेक प्रकार के जोड़ से ये कपड़े तैयार किए जाते थे। इसमें और कौन कौन चीजें बनती हैं, लेप कांथा, और कांथा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेप कांथा हो गया, और कांथा हो गया, हम सारी चीजें लिखे दे रहे हैं इस पे स्लाइड पे। फिर हो गया दुर्जनी, फिर हो गया सुजनी, फिर हो गया अर्शिलता। अभी इसमें समझाने को तो बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें छूट रही हैं। बेटन हो गया। अर्शिलता में देखिए बंगाल में है क्या करते हैं, शीशा, कंघे आदि सामान रखते हैं। श्रृंगार का बेटन, जिसमें बहुमूल्य सामान, गहने, किताबें, जैसे कि जो हमारी पवित्र किताबें होती है, जैसे महाभारत हो गई, गीता हो गई, रामायण हो गया, ऐसी चीजें इसमें लपेट कर रखते हैं। तो ये हो गई हमारी बंगाल की कांथा कढ़ाई। फिर चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा क्या, हिमाचल प्रदेश, एक मिनट, हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई कौन सी है, तो वो हमारी कढ़ाई है चंबा कढ़ाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कढ़ाई को हम किस नाम से जानते हैं, चंबा कढ़ाई। और इसको रोमवासी किस नाम से जानते थे, तो इसको सुई पेंटिंग कहते थे। ये इतनी बारीक होती थी, इतनी सुंदर बनती थी कि जो रोमवासी थे इसको क्या कहते थे, कि सुई पेंटिंग, इतनी बारीक बारीक से कि बिल्कुल लगता था कि दूर से कि कढ़ा है ही नहीं, कहीं तागा नहीं दिखता था, लगता था कि सिर्फ छाप दिया गया है, ऐसी कढ़ाई होती थी, ठीक है। और इसमें जो है पूजा की थाली ढकने के वस्त्र बनते हैं थे, और समुद्र मंथन, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि पौराणिक जो कथाएं होती थी, इसमें क्या होता था, तो जो पौराणिक कथाएं होती थी वो उकेरी जाती थी कढ़ाई के द्वारा, ठीक है। जैसे समुद्र मंथन हो गया, मिजर मेला जुलूस हो गया, कालिया, राक्षस, अष्टनायिका आदि जो है चीजें इस पर उकेरी जाती थी। इसको सिल्क के और काटन के कपड़े पर प्रयोग करते थे। फिर अगला प्रश्न है कर्नाटक की कढ़ाई। तो कर्नाटक की कढ़ाई कौन सी है, तो ये हमारी है कसूती। कर्नाटक की कढ़ाई कौन सी होती है, कसूती होती है। और इस कढ़ाई में सूती धागे का प्रयोग करते हैं। और इसके मुख्य धागे जो है टाके हम देख लेते हैं। तो इसके हमारे टाके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाके, एक आपका चिकनकारी के टाके और एक ये कसूती के टाके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए आप। गवंती हो गया, फिर हो गया मुर्गी हो गया, फिर आपका हो गया नेगी, ठीक है। ये हो गया नेगी, गवंती, मुर्गी, नेगी, ये सारे जो है इसके टाके हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न है, पैठनी कढ़ाई कहाँ की है, तो ये हमारी है महाराष्ट्र की। पैठनी कढ़ाई कहाँ है की है, महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, कांजीवरम की कढ़ाई कहाँ की जाती है, तो ये देखिए ये है हमारी तमिलनाडु की, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बेहतरीन साड़ियाँ तैयार की जाती हैं कांजीवरम की कढ़ाई से, यहाँ कांजीवरम में। फिर है मदुराई और मद्रास में भी ये साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा टेक्सटाइल का हो गया। फिर अगला देखिए, अगला हमारा है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, इसको भी आइए देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है पहला, अंडाणु परिपक्व होता है, तो अंडाणु कितने दिन में परिपक्व होता है, तो ये होता है हमारा 28 दिन में, यानी कि जो हमारा मासिक चक्र है कह सकते हैं वो 28 दिन बाद शुरू होता है। तो अंडाणु परिपक्व हो जाता है 28 दिन में। फिर अगला प्रश्न है, गर्भकालीन अवस्था है,
है ना। गर्भकालीन अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो वो गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था हमारी होती है। फिर से इसको देख लेते हैं एक बार में, है ना, कि जो है अंडाणु परिपक्व होता है 28 दिन में। फिर जो है गर्भकालीन अवस्था है गर्भाधान से जन्म तक। फिर है मानव भ्रूण का समय जो है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होता है। ठीक है, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण पहुंचता है गर्भनाल या प्लेसेंटा कहलाता है। फिर है गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ता है तो 12 केजी तक बढ़ता है। फिर है प्रसव के दौरान शिशु की नाल कब काटनी चाहिए, तो स्पंद रुकने तक। फिर है प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव। फिर है शिशु जन्म के 15 से 30 मिनट तक का समय पर्ट्यूनेट का समय कहलाता है। और ये जो है 2 तक का होता है, जो जन्म के 15 से 30 मिनट तक का होता है वो पर्ट्यूनेट होता है, या इसी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसी को जन्म से पूर्व जो होती है वो होती है आपकी प्रीनेटल, और जन्म से जो बाद होती है वो होती है आपकी पोस्टनेटल अवस्था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सिर और शिशु के शरीर का अनुपात कितना होता है। जो शिशु है उसके पूरे शरीर का और सिर का अनुपात कितना होता है, तो होता है 1:4। फिर अगला है कोलेस्ट्रम क्या है, तो माँ के स्तनों से निकलने वाला पहला जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसी को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। चलिए फिर देखते हैं जो है अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, तो वो हो गया हेल्थ साइंस का। आइए हेल्थ साइंस को हम देखते हैं। तो हेल्थ साइंस में हम पढ़ेंगे, पहला प्रश्न है विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग हमारे कौन कौन से हैं, तो ये विषाणु जनित रोग हमारा हो गया एड्स हो गया, पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, डेंगू हो गया, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे हमारे विषाणु जनित रोग हैं। उसके अलावा और भी कई सारे रोग हैं विषाणु जनित। देखिए इसमें क्या है और कौन कौन से हो गया, एक हो गया आपका पायरिया हो गया, सर ये पायरिया नहीं होगा, ये एड्स आपका आता है। पायरिया तो जो है प्रोटोजोआ से हो जाता है हमारा। फिर जो है ये एड्स है, ये हमारा रोग है, ये कौन सा है, तो ये हमारा विषाणु जनित रोग हो गया। फिर हो गया पोलियो, फिर हो गया रेबीज, ये सारे हमारे कौन से रोग हैं, तो ये हमारे विषाणु जनित रोग हैं। पोलियो क्या होता है, तो एंटीवायरस या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है। तो सिर के लिए कैसी पट्टी बांधी जाती है, तो ये बांधी जाती है तिकोनी पट्टी। ठीक है, सिर के लिए तिकोनी पट्टी का हम प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है शरीर का तापमान या तापक्रम होता है, तो कितना होता है, तो होता है 98.6 जो है फ़ारेनहाइट, या फिर जो है अगर हम सेल्सियस में नापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस तक का ये आपके शरीर का तापमान होता है। फिर अगला प्रश्न है बिस्तर घाव के क्या कारण हैं, तो देखिए लगातार जब बिस्तर पर रोगी पड़ा रहता है तो उसको क्या हो जाता है बिस्तर घाव, जिसको हम क्या कहते हैं बेड सोर भी कहते हैं। तो ये जो है दबाव, इसका जो है कारण क्या है, तो ये दबाव होता है, रगड़ होता है और गीलापन, ये सारी चीजें होती हैं जब तब जो है रोगी को बेड सोर हो जाता है। फिर है अगला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर है अगला प्रश्न पिस्सू कहाँ रहते हैं, तो ये पिस्सू हमारे कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं जानवरों के शरीर में। फिर है डेमोग्राफिक गैप क्या है, तो ये डेमोग्राफिक गैप क्या कहलाता है, जन्म व मृत्यु के बीच की भिन्नता, जो भी जन्म और मृत्यु के बीच की भिन्नता है उसी को हम डेमोग्राफिक गैप कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका ड्रा सीट का अर्थ क्या है, तो ड्रा सीट का क्या अर्थ होता है, रबड़ या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर जो होती है वो किस नाम से जानी जाती है, ड्रा सीट के नाम से जानी जाती है।
फिर है कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है। तो जो कोहनी होती है और घुटने की पट्टी, इसकी चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर। और पट्टी से भी प्रश्न एक आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला है रक्तस्राव रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो रक्तस्राव रोकने के लिए देखिए बर्फ की टोपी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर पट्टी की बात आई है तो लंबी पट्टी का प्रयोग हम करते हैं रक्तस्राव रोकने के लिए, है ना। और एक जो है हमारे अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं क्या है। तो ये हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन साइंस। तो आइए देखते हैं इसको हम। तो पहला प्रश्न है हमारा, दूध से प्राप्त होने वाली प्रोटीन का पाचन होता है ना। कहाँ होता है दूध से प्राप्त होने वाली प्रोटीन का पाचन, कहाँ होता है, तो वो होता है अमाशय में। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सही टाइप नहीं हुआ। अमाशय में दूध से प्राप्त प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में होता है। और कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है, तो केसीन प्रोटीन दूध में पाई जाती है, जो दूध के सफेद रंग का जिम्मेदार भी होता है। और दूध जो है क्या है, एक संपूर्ण आहार है। फिर अगला है फलों की शर्करा को क्या कहते हैं। तो फलों की शर्करा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज कहते हैं फलों की शर्करा को। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे फल, शहद, गन्ना, ये सारी चीजें आती हैं फ्रक्टोज में। और ये जो है कौन सा है, तो ये मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ये आता है। फिर चलिए अगला प्रश्न है भोजन का पूर्ण पाचन। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये होता है हमारा छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। फिर है ग्लाइकोजन का संग्रह, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे यकृत में। यकृत में हमारे ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। और भी देखिए इसमें कई चीजें हैं, जैसे क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस होता है। और इसके बाद होता है हमारी जो टूटता है ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसोलाइसिस कहलाता है। फिर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, तो ये हमारा ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ये सारी चीजें हैं, और यकृत का में इसका संग्रह होता है। फिर है अगला प्रश्न, जैम बनाने में प्रयोग करते हैं किसका, तो चीनी और पेक्टिन का प्रयोग हम करते हैं जैम बनाने में। फिर अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति या पॉलिसी का आरंभ कब हुआ, तो ये 1993 को हुआ। राष्ट्रीय पोषण नीति का आरंभ 1993 को हुआ। फिर अगला है सीसी नामक मक्खी से कौन सा रोग होता है, तो सीसी नामक मक्खी से हमारे जो है अनिद्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत होता है रागी और बाजरा। रागी में क्या होता है, 6 mg होता है, और या मिलीग्राम कह सकते हैं। और बाजरा में 5 मिलीग्राम तक की आयरन होता है। फिर अगला है 10 नंबर का प्रश्न, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो क्या बदलता है, टाइलिन। ठीक है, और टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है, और ये क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है। फिर चलिए देखते हैं अगली जो है टॉपिक हमारा कौन सा है। फिर अगला टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन। तो आइए एक्सटेंशन एजुकेशन को भी हम देखते हैं। पहला है प्रसार शिक्षा एक पद्धति है, तो कौन सी पद्धति, तो यह जो है व्यवहारिक पद्धति है। प्रसार शिक्षा क्या है, तो यह एक जो है व्यवहारिक पद्धति है।
फिर जो है अगला प्रश्न है हमारा, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, तो इसका क्या सिद्धांत है, तो ये है हमारा करके सीखना। फिर है प्रसार शिक्षा है, तो प्रसार शिक्षा क्या है, तो ये एक जो है दो तरफा मार्ग है, ये भी जान लेंगे। फिर है गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, तो गृह विज्ञान के 5 क्षेत्र हैं। फिर है अगला प्रश्न, किस पुरुष ने गृह विज्ञान में पीएचडी की, तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखरन ने जो है गृह विज्ञान विषय में क्या किया था, तो पीएचडी किया था। फिर है हमारा अगला प्रश्न, गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है, तो गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है गणित और अर्थशास्त्र। इसमें जो है कि गणित और अर्थशास्त्र जो है ये गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू के अंतर्गत आता है। फिर है अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का उपकरण है, मूल्यांकन के लिए हम क्या करेंगे भाई, प्रसार शिक्षा में हम अगर मूल्यांकन, प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये हमारी कैसी शिक्षा है, तो ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा है, इतना आप लोग जानते ही हैं। और यह जो है प्रौढ़ों की शिक्षा है, कब से कब तक, तो 18 से 35 वर्ष के लोगों के लिए एडल्ट एजुकेशन कह सकते हैं। और ये विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, जो सीखने वाला शिक्षार्थी है वो किस स्थिति में है, कहाँ पर है, और वो जैसा सीखना चाहता है उसी अकॉर्डिंग उसको हम सिखाते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये कहलाता है औपचारिक शिक्षा या फिर प्रसार शिक्षा, ठीक है। और ये व्यवहारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है और करके सीखना होता है इसमें, और ये एक तरह से दो तरफा मार्ग होता है। इसके क्षेत्र कितने हैं, तो 5 क्षेत्र इसके होते हैं। फिर जो है डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखरन ने जो है पहले पीएचडी की थी इस विषय पर, पुरुष ने किसी पहले। फिर है प्रसार शिक्षा का आर्थिक पहलू गणित और अर्थशास्त्र है। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का उपकरण अभिलेख है, भाई जब अभिलेख होंगे हमारे पास तभी हम उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। फिर है हमारा अगला प्रश्न, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, तो ये जो है जेपी लिंगन ने कहा है। फिर है भारत में दूरदर्शन किस वर्ष में शुरुआत हुई दूरदर्शन की, तो ये हुई थी हमारी 15 सितंबर 1959 को। फिर है हमारा अगला प्रश्न, दो व्यक्तियों के मध्य संचार को कहते हैं, यानी कि जो दो व्यक्तियों के मध्य में संचार होता है या कम्युनिकेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पारस्परिक संचार कहते हैं, ठीक है। ये दो व्यक्तियों के बीच में होता है। तो फिर इस तरह से ये हमारी आज जो है क्लास कंप्लीट होती है आज की। और इसमें जो है शायद ये बीच में जो है थोड़ा सा माइक मुझे लग रहा है शायद डिस्टर्ब हो गया था, तो हमने बीच में इसको समझाया बहुत देर तक है, लेकिन शायद हमें लग रहा है कि आवाज़ या क्लास जो है नहीं यहाँ पर चली है। तो इसको आइए ज़रा फिर से हम समझ लेते हैं, 1 मिनट। तो इसमें क्या था, अंडाणु परिपक्व होता है 28 दिन में, यानी कि मासिक चक्र का समय कितना है, 28 दिन का। फिर है गर्भकालीन अवस्था, गर्भाधान से जन्म तक होती है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन इसके कितने चरण होते हैं, तो 3 चरण होते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के 3 चरण हैं। पहला है हमारा बीजावस्था, फिर है ये कब से कब तक होता है, तो ये हमारा होता है गर्भाधान से लेकर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये शायद बीच में छूट गया था, 2 सप्ताह तक, ठीक है। फिर अगला है दूसरा हमारा है पूर्णावस्था, जिसी को हम एम्ब्रॉय पीरियड भी कहते हैं, और ये होता है 2 सप्ताह से 2 माह तक का समय होता है। फिर तीसरा है हमारा गर्भावस्था, जिसको हम फिटस पीरियड भी कहते हैं, और ये है 2 माह से जन्म तक की जो है अवस्था, ये होती है हमारी गर्भाधान या गर्भावस्था की पूरी स्टेज। फिर है मानव भ्रूण के समय कितना समय होता है या भ्रूणावस्था में, तो 2 से 8 सप्ताह तक होता है। फिर है वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को पोषण पहुंचता है, तो वो गर्भनाल होता है। और देखिए और एक चीज है कि बच्चे की जो है जन्म के समय लंबाई कितनी होती है, तो जन्म के समय की जो लंबाई होगी तो वो होती है जो है औसत लंबाई, लगभग जो है औसत लंबाई शिशु की कितनी होती, तो 18 से 20 इंच,
ठीक है, 18 से 20 इंच तक की उसकी लंबाई होती है। और अगर हम भार कहें तो भार की बात करें तो वो होता है पाउंड में, अगर हम देखेंगे तो पाउंड में होता है 6 से 8 पाउंड। देखिए अगर पाउंड में पूछ रहा है तो हम क्या आंसर देंगे, 6 से 8 पाउंड। और अगर केजी की बात करें तो जो है 3.4 केजी। ठीक है, ये होता है औसत भार बच्चे का। और अगर हम जो है गर्भावस्था की पूरी अगर हम जो है ये जान लें कि जो है कितने कितने दिन की होती है, तो ये होती है 280 दिन, यानी कि जो गर्भावस्था के पूरे दिन होते हैं तो 280 दिन होते हैं। और अगर चंद्रमास की बात करें तो 10 होता है इसका चंद्रमास। और अगर हम माह की बात करें तो 9 माह होता है ना, गर्भावस्था का समय 9 माह। ठीक है, 9 माह होता है। और अगर हम सप्ताह की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो हमारे सप्ताह कितने होते हैं, 37 से 40 सप्ताह तक। ठीक है, देखिए इस तरह से हम पूरी चीजें देखेंगे कि अगर बात आती है गर्भावस्था की, जो सामान्य शिशु है तो जो गर्भावस्था 280 दिन, मास में अगर देखेंगे तो 10 चंद्रमास, और अगर माह होंगे तो 9 माह, और सप्ताह की बात करेंगे तो 37 से 40 दिन। और अगर बच्चे की लंबाई की बात करें तो 18 से 20 इंच। अगर जो है स्वस्थ एक नवजात बालक है या बच्चा है तो उसका भार पाउंड में अगर देखेंगे तो 6 से 8 पाउंड, और अगर केजी में देखेंगे तो 3.4 केजी तक का। ये जो है एक नवजात या शिशु का जो है बारे में ये इतनी चीजें हो गई। तो चलिए फिर देखिए इस तरह से हमारा क्या हुआ, आज की हमारी स्लाइड जो है जो क्लास है वो सीरीज 38 नंबर की वो कंप्लीट हो गई है। फिर हम मिलेंगे अपने अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे अपनी जो है 39 नंबर की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।